आज हम डिस्कस करेंगे 3 इंपॉर्टेंट मिड कैप कैटेगरीज के फंड जिसके अंदर हम कंपेयर करेंगे उनकी परफॉर्मेंसेस को, हम देखेंगे उनके सेक्टर एलोकेशन, फाइनली स्टॉक्स कौन कौन से हैं और देखेंगे कि ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो हमारे जो वो तीनों फंड हैं वो हमारे मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हैं। तो पहला फंड है आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड एंड एक्सिस मिड कैप फंड। ये जो हमने तीनों फंड्स लिए तीनों पॉपुलर फंड्स हैं। सबसे पहले हम फंड की एज देखते हैं। सबसे पहले फंड जो है हमारे पास, ये तीनों ही फंड्स जो हैं एग्जिस्टेंस में ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स, यानी कि काफ़ी पुराने फंड्स हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो AUM साइज़ देखते हैं। AUM यानी कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है, कितना फंड्स ये जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं मैनेज कर रहे हैं। AUM साइज़ अगर किसी फंड का ज़्यादा है तो दैट डजंट बिकम ए डेटरेंट, यानी उसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं हो जाता है। सिर्फ एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड्स जो होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है AUM किसी भी फंड का ज़्यादा होना, बिकॉज क्योंकि इसमें जो स्टॉक्स होते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर वो थोड़े से लिक्विडिटी उनकी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द मिड कैप एंड लार्ज कैप्स। तो अगर हम AUM डिस्कस करें तो हमारा सबसे ज़्यादा इसके अंदर AUM हमारा कोटक इमर्जिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड का हो चुका है ऑलमोस्ट 25 या 26,000 करोड़ का। और सबसे कम इसके अंदर AUM है दैट इज़ PGM इंडिया मिड कैप का, जिसमें 8,000 करोड़ का। और क्योंकि ये जो हमारा PGM इंडिया का फंड है, आप भी देखेंगे कि रिसेंटली इसके अंदर जो रिटर्न्स हैं लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर काफ़ी बेटर आए हैं और अब जाके इसके अंदर लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग गए हैं। तो नाउ इसकी जो अब जो AUM की ग्रोथ हो रही है वो काफ़ी बेटर अब हो रही है। नेक्स्ट हम आते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हम मिड कैप कैटेगरी का फंड डिस्कस कर रहे हैं, तो बेंचमार्क हम इसके अंदर जो ले रहे हैं दैट इज़ निफ्टी 150, यानी कि जो जितने भी हमारे स्टॉक्स जो जिनका मार्केट कैप रैंक के हिसाब से 101 से 250 तक के आते हैं वो हमारा होता है बेंचमार्क। नाउ अगर हम स्टॉक्स नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो आपको पता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर कई सारे स्टॉक्स होते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो कोटक सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हमारे पास म्यूचुअल फंड है, ऑलमोस्ट 78 स्टॉक्स हैं। वहीं हमारे पास PGM के पास 69 एंड 62 विद एक्सिस मिड कैप फंड्स। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हम होल्डिंग्स डिस्कस करते हैं कि कौन सा फंड के अंदर कितने जो हमारे पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स की एलोकेशन कैसी हुई हुई है। तो ये तीनों ही जो फंड्स हैं उसके अंदर इक्विटी की ऑलमोस्ट 90% है। अगर हम कोटक की बात करते हैं तो इसके अंदर लार्ज कैप कैटेगरी के जो हमारे पास फंड्स है दैट इज़ 17%। हमारे पास जो मिड कैप है दैट इज़ ऑलमोस्ट 65% एंड स्मॉल कैप 10%। तो लार्ज कैप कैटेगरी का इसके अंदर एलोकेशन लिटिल बिट सब्सटैंशियल है। अगर हम PGM इंडिया की बात करें तो दिस इज़ अ प्योर आपका हम बोल सकते हैं इट्स अ मिड कैप फंड, क्योंकि ऑलमोस्ट 78% काफ़ी हाई एलोकेशन इसके अंदर मिड कैप के अंदर हुई है एंड मार्जिनली इसके अंदर जो है स्मॉल कैप एंड आपका जो लार्ज कैप है दैट इज़ जस्ट 5 to 7%। तो इट्स अ प्योर मिड कैप ओरिएंटेड फंड दैट इज़ अ PGM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। फाइनली अगर हम एक्सिस मिड कैप देखें, एक्सिस मिड कैप आपको पता है मोस्टली ग्रोथ ओरिएंटेड हमारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। और अगर हम इसके अंदर लार्ज कैप कैटेगरी के हम एलोकेशन देखते हैं तो इसके अंदर 21%। तो हमारे तीनों फंड्स के अंदर सबसे ज़्यादा लार्ज कैप कैटेगरी की ओरिएंटेशन किसके अंदर है दैट इज़ द एक्सिस। मिड कैप इज़ 65 एंड स्मॉल तो इज़ जस्ट मार्जिनल इसके अंदर एलोकेशन है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि प्योर अगर हम मिड कैप कैटेगरी का फंड देखें एलोकेशन के हिसाब से दैट इज़ PGM इंडिया, एंड लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर कोटक और हमारा जो एक्सिस है उसने कहीं ना कहीं को बैलेंस आउट किया हुआ है विद एलोकेशन इन द लार्ज कैप म्यूचुअल जो हमारे पास कैटेगरी की कंपनीज़ हैं। फाइनली आगे आते हैं, हम सबसे पहले इसके अंदर रिस्क पैरामीटर डिस्कस करते हैं। रिस्क के अंदर हम सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं, जो आपको पता है कि नॉर्मली स्टैंडर्ड डेविएशन कम होनी चाहिए क्योंकि हम इसके अंदर डेविएशन कंपेयर करते हैं बेंचमार्क से, राइट। तो अगर हम देखें सबसे कम हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है इन तीनों ही फंड्स के अंदर दैट इज़ द एक्सिस मिड कैप फंड। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दैट इज़ अल्फ़ा। आपको पता है कि आपका जो बेंचमार्क है उससे कितने टाइम्स आपके रिटर्न्स आ रहे हैं, तो मोर द अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी बेटर इज़ द फंड। यहाँ पे हमारा एक्सिस की वैल्यू सबसे कम हमारे पास नेगेटिव, यानी कि क्योंकि आपको पता है लास्ट 1 ईयर के अंदर ग्रोथ ओरिएंटेड जो फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी पीछे रही है, तो एक्सिस ने यहाँ पे काफ़ी परफॉर्मेंस पुअर दी है हमें अल्फ़ा के पॉइंट से। और अगर हम बीटा की बात करें, बीटा इज़ अबाउट द वोलेटिलिटी। अगर हम वोलेटिलिटी देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे PGM मार्जिनली ज़्यादा है। बाकी हम शार्प रेशो एंड सॉर्टिनो रेशो के अंदर हम बात करें, आपको पता है ये दोनों ही रेशो जो होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो फंड अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। ये रिटर्न्स बाय रिस्क होते हैं, यानी कि जितने कोई भी आपका जो फंड है वो कितने अच्छे रिटर्न्स दे रहा है और रिस्क को कैसे मैनेज आउट कर रहा है। तो हायर द रेशो बेटर इज़ दैट फंड। तो अगर हम इस पॉइंट से देखें आपका, तो PGM इंडिया जो है आपका शार्प रेशो इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर 2 फंड्स। और सॉर्टिनो रेशो में भी यहाँ पे अगर हम दोनों फंड्स के अंदर देखें तो PGM इंडिया जो है आपका इन दोनों फंड्स जो बाकी 2 फंड्स हैं उनसे बेटर परफॉर्म कर रहा है एटलीस्ट फ्रॉम द आपके रिस्क पैरामीटर से। नाउ आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखते हैं इसके अंदर सेक्टर एलोकेशन कैसा हुआ है तीनों ही फंड्स के अंदर। तो अगर हम कोटक के अंदर देखें तो आपका कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल्स एंड मटेरियल्स, दीज आर द टॉप 3 सेक्टर्स।
पीजीएम के अंदर हम देखें तो वी हैव फाइनेंशियल्स, वी हैव ऑटोमोबाइल्स, कैपिटल गुड्स। एक्सेस के अंदर हम देखते हैं तो फाइनेंशियल्स, वी हैव ऑटोमोबाइल्स एंड सर्विसेज। तो हम एक दो चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है दैट इज़ तीनों ही जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अंदर टॉप एलोकेशन के अंदर आता है हमारे पास फाइनेंशियल्स, यानी कि BFSI बैंकिंग ओरिएंटेड जो आपके स्टॉक्स हो गए वो आपके टॉप एलोकेशन के अंदर आते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द कैटेगरी जो कि काफ़ी सही परफॉर्म भी कर रहा है लास्ट 1.5 ईयर्स से। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं, यहाँ पे हम तीनों ही फंड्स के अंदर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं और देखते हैं कि कुछ एक फंड्स या कुछ एक स्टॉक्स जो हैं तीनों ही फंड्स के अंदर वो कॉमन भी हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मोस्टली जो आपके मिड कैप, अगर हम कोटक से स्टार्ट करते हैं तो आपके मिड कैप ओरिएंटेड जो स्टॉक्स हैं वो टॉप एलोकेशन में है। तो वी हैव कंपनीज लाइक सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, शैफलर इंडिया, कमिंस इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये आपकी वही जो तीनों कैटेगरीज हैं कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, उन सब सेक्टर्स से हैं। वी हैव कंपनीज लाइक सोलर इंडस्ट्रीज़, PI इंडस्ट्रीज़। तो इन सब कंपनीज़ के स्टॉक्स काफ़ी अच्छे चल भी रहे हैं। अगर हम पीजीएम इंडिया के अंदर बात करते हैं तो वी हैव कंपनीज लाइक जुबिलेंट, वी हैव कंपनीज लाइक नवीन फ्लोरिन, फिनिक्स, इंद्रप्रस्थ, IGL गैस लिमिटेड। तो ये सब कंपनीज इनके स्टॉक्स एलोकेशन के अंदर हैं। अगर हम एक्सेस के अंदर बात करते हैं तो एक्सेस के अंदर चोलामंडलम, इंडियन होटल्स, दीज आर द टॉप 2 कंपनीज। नाउ इसके अंदर हम देखने वाली बात ये भी है कि एक्सेस के अंदर 2 लार्ज कैप कैटेगरीज फंड्स या कंपनीज भी हैं जो इसकी टॉप 10 एलोकेशंस के अंदर हैं। वो कौन कौन सी हैं हमारे पास? एज यू कैन सी वो दोनों ही फाइनेंशियल्स सेक्टर से हैं। तो वन वी हैव ICICI बैंक एंड अनदर वी हैव बजाज फाइनेंस। और ये दोनों ही जो कंपनीज हैं आपको पता है निफ्टी 50 का पार्ट है। और अगर आप एक्सेस का नॉर्मली एलोकेशन भी देखेंगे तो उसने कहीं ना कहीं इन दो फंड्स को, इन दो कंपनीज़ को अपने बाकी सारे जो उसके म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अंदर भी काफ़ी हाई एलोकेशन दिया हुआ है, क्योंकि वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से कॉमन कंपनीज हैं इनके अंदर से है, तो वी हैव कंपनीज लाइक सुप्रीम, शैफलर, कमिंस, परसिस्टेंट एंड वी हैव चोलामंडलम। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो टॉप 10 के अंदर आती हैं। और बाकी दोनों जो हमारे पास बाकी तीनों जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अंदर भी ये कॉमन कंपनीज है, क्योंकि दीज कंपनीज आर परफॉर्मिंग क्वाइट गुड इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंसेस को हमें, क्योंकि हमें रिटर्न्स भी देखने होते हैं, क्योंकि आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी इन्वेस्टर के लिए रिटर्न्स हैं ऑब्वियसली। नाउ अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमने आपको पता है पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स में सिर्फ 1 ईयर 2 ईयर्स की परफॉर्मेंस से ही आपको डिसाइड नहीं होता फ्यूचर में क्या होगा, बट स्टिल एक कहीं ना कहीं आपको एक बेंचमार्क, आपको कहीं ना कहीं गाइडलाइन मिलती है। तो अगर हम YTD यानी कि अभी तक का इस साल का अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो सबसे पुअर परफॉर्म पीजीएम इंडिया ने किया है, क्योंकि पीजीएम ने लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, बट रिसेंटली 6-7-8 मंथ से उसमें थोड़ा सा उसकी परफॉर्मेंस डिटोरेट हुई है। यहाँ पे आप नेगेटिव रिटर्न्स देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर 2 फंड्स। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हम 1 ईयर के रिटर्न्स देखते हैं, तो हमें लास्ट 12 महीने के अंदर हम देखें तो हमारे पास तीनों ही जो फंड्स हैं वो डबल डिजिट्स रिटर्न्स दे रहे हैं, विच इज़ गुड। एटलीस्ट आपको इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो मैक्सिमम रिटर्न्स आ रहे हैं दैट इज़ कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड से हमारे पास मैक्सिमम आ रहे हैं। और हम थोड़ा सा और टाइम फ्रेम अगर हम बड़ा करें, हम 5 ईयर्स के अंदर परफॉर्मेंस देखते हैं, तो नाउ इन दिस कैटेगरी पीजीएम इंडिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि पीजीएम इंडिया ने काफ़ी अच्छा कैचअप किया है इन द लास्ट। अगर हम लॉन्ग टर्म होराइजन के अंदर देखें तो पीजीएम इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इन दोनों फंड्स को लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के अंदर हमें बीट किया है ईजीली। तो अल्टीमेटली आपको ये तीनों जो फंड्स मैंने आपको बताया वो सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से पता है, बेसिक फैक्ट्स पता हैं, कोई भी इसके अंदर आपको कॉल नहीं दी है, कोई पुश नहीं किया है कि तीनों फंड्स अच्छे हैं, आपको बाकी कोई और फंड के अंदर आप इन्वेस्टेड है तो आप उनको छोड़ दो। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अगर आपने इन तीनों फंड्स का कंसिडर कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। आपको कौन सा फ़ंड लेना है, आपको अपने रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से ही लेना है। अगर आपको स्टिल कुछ डाउट होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज़ मेंशन करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इन किसी और वीडियो कंटेंट के साथ।